नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका आपके अपने चैनल जीएस बाय गौरव सर में। साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे जो इतिहास की सीरीज के संबंध में वीडियो डाले जा रहे हैं, उस सीरीज का ये सेकंड वीडियो है। इसके पहले हम एक वीडियो डाल चुके हैं जिसे आप इतिहास की प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए विभिन्न स्टेट एग्ज़ाम और एसएससी के एग्ज़ाम या वनडे जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। कुछ साथियों की विशेष मांग पर हैंड रिटन नोट्स का वीडियो आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे और किसी टॉपिक की भी आपको कोई ज़रूरत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। जब इतिहास पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब हम नेक्स्ट विषय के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए हम इस दूसरे वीडियो में देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इसके पहले हमने जो भारत का इतिहास है उसे 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो जो प्रागैतिहासिक काल था जिसमें मुख्य पाषाण युग था, उसके बारे में हम वीडियो डाल चुके हैं। ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय इतिहास की एक प्रमुख सभ्यता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहला जो प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम क्या था, इसका काल क्या था। तो 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक का जो इतिहास है उसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं कि यह सभ्यता सबसे पहले सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। दूसरी बात है इसके लिए कि इसकी सर्वप्रथम जानकारी हमें हड़प्पा की खुदाई के दौरान हुई, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो साथियों, यहाँ हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वही हड़प्पा सभ्यता है। ये केवल स्थान के नाम के आधार पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता कहा गया है और सिंधु नदी के किनारे इसकी खोज होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। इसके बाद हम देखते हैं यह विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी, जिसकी जानकारी सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन जो एक इतिहासकार थे, इन्होंने सबसे पहले 1826 ईस्वी में दी थी। तो ये क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे पहली नगर नियोजित सभ्यता यदि आता है कौन है, तो वो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता में सुसंगठित इकाई का बोध होता है। सुसंगठित इकाई के बोध से आशय है कि जो सभ्यता है उसमें एक व्यवस्थित प्रक्रियाएं चलती थी, जैसे कि प्रत्येक स्थान पर एक जैसी वस्तुएं मिली जो खुदाई हुई है, कुछ वस्तुएं, मोहरें तथा माप की प्रणाली इनमें समानता थी, जिससे प्रतीत होता है कि इस समय की जो सभ्यता थी एक सुसंगठित सभ्यता थी। इस सभ्यता में की मोहरें जो है सैल खड़ी की बनी हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार एग्जामों में कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो विनिमय होता था किस टाइप से हमारे यहाँ, तो उसके लिए सैल खड़ी की मोहरों का प्रयोग किया जाता था। इसकी जो लिपि है चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं जा सका। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी। इस सभ्यता का अपने तत्कालीन सभ्यताओं, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उस समय की जो विश्व की और सभ्यताएं थी, जैसे हम कहते हैं मेसोपोटामिया, और दूसरी थी सुमेर सभ्यता, इससे व्यापारिक संबंध थे। तो ये प्रश्न है। नेक्स्ट, सुमेर सभ्यता के साहित्य में सिंधु का नाम मेहुला वर्णित है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बनता है कि जो सुमेर सभ्यता थी उसमें सिंधु सभ्यता का नाम क्या था। तो सिंधु सभ्यता का नाम था साथियों मेहुल। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का जो आकार है उसे त्रिभुजाकार आकार कहा गया है। इस सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है, टोटल क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। तो ये टोटल सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल है। जो सिंधु सभ्यता थी किस टाइप से है ये भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। जैसे इसकी अगर हम टोटल बात करें कि इसकी जो संरचना है वो चतुष्कोणीय है, तो इस चतुष्कोणीय संरचना के कारण और इसका जो आकार था, जैसे हम देखते हैं कि जो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, तो जिस ये इस टाइप से हमारी सभ्यता है सिंधु सभ्यता, ये यहाँ से ये जाती है। फिर तो इस टाइप से अगर हम देखें
तो इसका जो आकार लगता है वो त्रिभुजाकार लगता है। और टोटल जो सिंधु सभ्यता का एरिया है, उसका एरिया है क्षेत्रफल, जो आपको बताया कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल है। ये भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता का आकार किस प्रकार का है, तो साथियों उसका आंसर है त्रिभुजाकार। यदि ये पूछा जाता है कि इसकी आकृति कैसी थी, तो आकृति थी चतुष्कोणीय, क्योंकि इसमें चार दीवारी है। ये आपका नॉर्थ साइड है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, चारों दिशाओं की अगर हम बात करते हैं तो इसमें चतुष्कोणीय संरचना की अगर हम बात करें तो इस चतुष्कोणीय संरचना में क्या क्या मिलता है, कौन सा नगर कहाँ पर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसकी उत्तरी सीमा क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या है, तो उत्तरी सीमा की यदि हम बात करें तो उस उत्तरी सीमा पर इसमें आता है मांडा, जो कि भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यदि इसकी दक्षिणी सीमा की बात करते हैं तो ये है इसका दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद जो इसका पूर्वी भाग है वो है आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में है। और इसका जो पश्चिमी भाग है वो बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है। तो यहाँ इसकी जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता का अधिकांश भाग भारत में है, कुछ हिस्सा अब पाकिस्तान में पहुंच गया है। पहले टोटल जो एरिया था सिंधु घाटी सभ्यता का वो भारत के अंतर्गत आता था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक समाज से तात्पर्य है कि यहाँ जो अधिकांशता पूजा होती थी मात्र देवी की पूजा होती थी। यहाँ पर एक महिला प्रमुख समाज था, मात्र सत्तात्मक समाज था। यहाँ समाज का मुखिया महिला को ही सामान्यतः नियुक्त किया जाता था। इसे चार वर्गों में बांटा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के समाज को चार वर्गों में बांटा गया है, ये भी क्वेश्चन बनता है। पहला है इसका विद्वान वर्ग, दूसरा योद्धा वर्ग, तीसरा व्यापारी या शिल्पी वर्ग और चौथा है श्रमिक वर्ग। तो साथियों चार भागों में इसे बांटा गया है या चार वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रवृत्ति के थे। सिंधु सभ्यता में समाधान प्रणाली, समाधान मीन्स सबको किस टाइप से दफनाया जाता था या अंतिम संस्कार किया जाता था, तो जो अंतिम संस्कार होता है उसकी क्या प्रणाली थी, तो सिंधु सभ्यता में अंतिम संस्कार की तीन प्रणालियां या तीन पद्धतियां प्रचलित थी। कौन कौन सी, एक होता था इसमें पूर्ण समाधान, दूसरा है आंशिक समाधान और तीसरा है दाह संस्कार। पूर्ण समाधान में जो शव होता था उसको कंप्लीटली कब्र में दफना दिया जाता था। दूसरा था कुछ जगह इसमें जो आंशिक समाधान की प्रथा प्रचलित थी, अर्थात सब जो है यानी मृत शरीर को पहले जंगल में रखा जाता था। जंगल में रखने के कारण जब उसके मांस को उस जंगल के जीव जंतुओं के द्वारा खा लिया जाता था या नष्ट कर दिया जाता था, इसके बाद शेष बचा हुआ जो अस्थियों का कंकाल होता था उसे दफनाया जाता था। इसे हम कहते हैं आंशिक समाधान। तीसरा था दाह संस्कार, अर्थात जो शव है या मृत शरीर है उसको जलाने की परंपरा भी इस जगह पर थी, इस समाज में थी या इस सभ्यता में वर्णित थी। तो साथियों तीन प्रकार की यहाँ पर समाधान प्रणाली प्रचलित थी। इसके बाद अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थलों की, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में कौन कौन से स्थल हमें मिले हैं। साथियों कोशिश हम करेंगे कि जो आपके सामने वीडियो आपको आ रही है उसे आप रोक करके और इसके आप स्क्रीनशॉट लेके अपने कुछ नोट्स भी बना सकें, देख सकें, बाद में भी आप इसे रिवाइज कर सकें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों तक पहुंचाएं, जो कि बगैर किसी फीस के जो क्लास नोट्स होते हैं उसको हम किस टाइप से रिवाइज कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम लिखा हुआ जब पढ़ेंगे तभी याद आएगा, बट हम वीडियो सुन करके जब हम कहीं व्यस्त हैं, रास्ते में हैं, उस समय भी आप अपनी तैयारी बराबर चालू रख सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं उनकी हम बात करते हैं, तो यहाँ मुख्य रूप से 6 स्थल खोजे गए हैं। इसके अलावा भी कुछ और प्रमुख स्थल हैं, तो उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथियों जो स्थल है, स्थलों से क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता के से संबंधित कौन कौन से स्थल हैं, पहली बात ये होती है, पहला क्वेश्चन यही आता है। तो जो स्थल है इन स्थलों के हमें नाम याद कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन इस पर बनता है कि इसकी खोज किसने की थी, या तो खोज का क्वेश्चन आएगा या फिर उत्खनन का क्वेश्चन आएगा कि इसका उत्खनन
यानी कि खुदाई किसने की थी। तो सिंधु सभ्यता के जो संबंधित स्थल हैं उनके खुदाई खुदाईकर्ता कौन है या उनके खोजकर्ता कौन है, किसी भी तरह से प्रश्न आता है दोनों का आंसर एक ही होगा। जैसे सबसे पहला जो मुख्य स्थल था वो था हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा की सबसे पहले खुदाई हुई, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसकी जो खुदाई है या इनके जो स्थल हैं उन स्थलों को जो हमारे यहाँ पुरातत्व विभाग के निर्देशक थे सर जॉन मार्शल, इनके नेतृत्व में ही सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को खोजा गया या उनका उत्खनन किया गया। तो सबसे पहले जो खोजा गया स्थल था वो हड़प्पा था। हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। तो सबसे पहला प्रश्न यही आता है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल हड़प्पा है और इसकी खुदाई कब हुई थी और किसने की थी। तो हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यह स्थल कहाँ पर है, तो ये जो हड़प्पा है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। तो ये प्रश्न भी आता है कि हड़प्पा जो स्थान है वो कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के किस जिले में है, तो मोंटगोमरी जिले में है। और नदी क्या है, रावी नदी है। साथियों ध्यान रहे कि जो भी प्राचीन सभ्यताएं हैं या बड़े बड़े स्थल हैं उनके साथ कोई ना कोई नदी आवश्यक रूप से जुड़ी होती है। तो ये स्थान और खोजकर्ता उसका सन, तीन इसके इम्पोर्टेंट हैं। बाकी यहाँ पर और क्या क्या मिला है, तो हड़प्पा सभ्यता में मिले हुए हड़प्पा नगर में कुछ साक्ष्य मिले हैं। एक तो अन्नगार मिला हुआ है जहाँ पर हम अनाज को जो उस समय के लोग थे वो इकट्ठा या भंडारण करते थे, उसे अन्नागार कहते हैं। तो अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, यानी वहाँ जो नगर थे वहाँ पर चबूतरे वृत्ताकार बनाए जाते थे। R37 समाधि, ये समाधि का नाम है जहाँ पर समाधि यानी कि जो मृत शरीर होता था उनको दफनाया जाता था। और जो कब्रिस्तान वहां पर मिले हैं वो एच आकार के कब्रिस्तान मिले हैं। और पीतल के सिक्के, यहाँ धातु के सिक्के भी कुछ इस समय चालू हो गए थे, चलन में थे, प्रचलन में थे, तो ये सिक्के भी मिले। तो साथियों हड़प्पा सभ्यता से या हड़प्पा में जो मिले हुए प्रमुख साक्ष्य हैं वो इतने साक्ष्य हैं, ये हमें पढ़ना है। इसके बाद जो दूसरा इसका नगर था वो था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो उसे कहते हैं हम मृतकों का टीला। मृतकों का टीला ऐसे कहा जाता है। इसकी जो खुदाई है या उत्खनन 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी मोहनजोदड़ो की। ये स्थान भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ये भी पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। इसकी नदी है सिंधु नदी। जैसे कि पहले हमने हड़प्पा में देखा था वो भी पाकिस्तान में था, उसकी खुदाई या उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। इसी तरह से मोहनजोदड़ो की खुदाई या उत्खनन 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया। यहाँ पर मिली प्रमुख वस्तुएं यानी साक्ष्य जो मिले हैं उन साक्ष्यों को हम देख लेते हैं। सबसे प्रमुख साक्ष्य है यहाँ के कि विशाल स्नानागार वहाँ पर थे। पुरोहित का आवास यानी पूजा पाठ से भी वहाँ के लोग परिचित थे। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति किस स्थान पर साक्ष्य के रूप में मिली है, तो ये मिली है मोहनजोदड़ो में। प्रत्येक घर में कुएं के साक्ष्य भी मिले हैं, अर्थात हर घर में कुआं था। और इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो है कि सबसे चौड़ी सड़कें किस स्थान पर मिली, तो वो सबसे चौड़ी सड़कें मिली है मोहनजोदड़ो में, जिसकी चौड़ाई थी 10 मीटर थी। इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है स्थान वो है चहुंदड़ो। इसका उत्खनन 1931 में गोपाल मजूमदार ने किया था। यह स्थान भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है पाकिस्तान में। ये एक औद्योगिक शहर था, यहाँ पर उद्योग धंधे मुख्य रूप से चलते थे। इसीलिए जो यहाँ के साक्ष्य हैं वो मुख्य रूप से मनके और गुड़िया गुड़िया का कारखाना यहाँ पर मिला है, गुड़िया बनाने का, जिसका उपयोग खेल खिलौनों के रूप में किया जाता था। और लिपस्टिक के साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हैं। इसके बाद जो अगला स्थान है कालीबंगा, इसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की थी। इसके बाद भी यहाँ खुदाई हुई तो बी लाल और के थापर, इन दोनों इतिहासकारों ने यहाँ जाकर के खुदाई की। बट दोनों तरह से क्वेश्चन यहाँ आता है
कि कालीबंगा की खोज या सबसे पहले उत्खनन किसने किया था, तो अमलानंद घोष ने किया था। यदि अमलानंद घोष आपके ऑप्शन में नहीं आता है तो आप यहाँ पर इन दोनों को भी टिक कर सकते हैं, या ये अगर ऑप्शन में है तो इसे भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, बीबी लाल और बीके थापर। अगर अमलानंद आता है तो हम अमलानंद को ही टिक करेंगे पहला प्रेफरेंस, क्योंकि सबसे पहले खुदाई अमलानंद घोष ने की थी। इसके बाद जो साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, अग्निकुंड, हवन कुंड या जुते हुए खेत, अर्थात यहाँ पर फसलों के साक्ष्य मिले हैं। एक साथ दो फसलें भी की जाती थी, ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं। और कुछ नक्काशीदार या कुछ डिजाइनर ईंटें भी यहाँ पर मिली हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो स्थल है वो है आपका लोथल। लोथल जिसका उत्खनन है 1957 में एस आर राव ने किया था। यह स्थान गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह एकमात्र नगर है जहां दरवाजे सड़क पर खुलते थे। साथियों ध्यान रहे कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसमें घरों के दरवाजे सामान्यतः मुख्य सड़क पर न खुलते हुए पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल ही एकमात्र ऐसा स्थल है जिसके दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते खुलते थे। यहाँ पर जो अन्य साक्ष्य मिले हैं, बंदरगाह अर्थात यहाँ व्यापार भी चलता था। घोड़े की मिट्टी की मूर्ति मीन्स यहाँ घोड़े से भी लोग परिचित थे। अग्निकुंड, ईंटों की सबसे बड़ी संरचना जिसे अपन गोंदीवाड़ा इसमें कहा गया, ये यहाँ पर मिली है। सबसे पहले चावल के साक्ष्य यानी चावल की खेती यहाँ पर होती थी, इसके साक्ष्य मिले हैं बेलन घाटी में। तो ये प्रश्न भी आया हुआ है कि चावल के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिले। यदि बेलन घाटी आपका ऑप्शन आता है तो ये, और अगर बेलन घाटी नहीं है तो लोथल ऑप्शन होगा, तो लोथल में मिले हैं। इसके पश्चात जो नेक्स्ट मुख्य नगर है वो है सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा इसका जो उत्खनन है 1964 ईस्वी में जगपत जोशी ने किया। यह स्थान गुजरात में स्थित है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक मात्र स्थल है जहां घोड़े की अस्थियां मिली हैं, यानी घोड़े का कंकाल यहाँ पर मिला है। अगला स्थान है बनवाली। इसकी खोज 1973 ईस्वी में आर एस बिष्ट ने की थी। इसकी जगपत जोशी ने, और इसे आर एस बिष्ट ने इसको खोजा था। यह स्थल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। नेक्स्ट स्थल है रोपण। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। ये स्थान पंजाब के सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर जो सबसे भिन्न बात है कि जो मानव ने सबसे पहला पाला गया मनुष्य के द्वारा पशु था वो या जानवर था वो कुत्ता था। तो कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य भी इस स्थान पर मिले हैं, जहाँ रोपण में कि मनुष्य की किसी भी व्यक्ति की यदि डेथ हो जाती थी तो उसके साथ उसके द्वारा पाला गया कुत्ता भी उसी के साथ दफना दिया जाता था। तो ये कुत्ते को साथ में दफनाए जाने के साक्ष्य भी यहाँ मिले हैं। इसके बाद धौलावीरा। धौलावीरा की खोज दोनों लोगों ने, आर एस बिष्ट यानी रविंद्र सिंह बिष्ट और जगपत जोशी, इन दोनों ने की थी। ये गुजरात में है। यहाँ पर जो साक्ष्य मुख्य रूप से मिले हैं, एक तो विकसित जल निकासी, घरों से जल निकासी की पूर्ण व्यवस्था थी, और साइन बोर्ड अर्थात लोगों को चिन्हांकित करने के लिए पत्थर के साइन बोर्ड यहाँ पर लगे हुए मिलते थे। तो साथियों ये थे प्रमुख स्थल हड़प्पा कालीन सभ्यता या सिंधु सभ्यता से संबंधित। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको हम समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट रहती हैं हर एग्जाम के लिए। जैसे सबसे पहली बात जो तथ्य है, सिंधु सभ्यता को सैंधव सभ्यता, क्योंकि ये सप्त सैंधव में इसकी खोज हुई थी। कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का मानव लोहे से परिचित नहीं था, अर्थात यह कांसा मुख्य रूप से परिचित था, तो यहाँ लोहे से परिचित नहीं था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग किया जाता था, यानी यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन यूज होते थे वो लाल रंग के होते थे। हड़प्पा कालीन मोहरों पर जानवरों के चित्र मिले हैं लेकिन शेर का चित्र नहीं मिला। विभिन्न जंगली जानवरों के चित्र मोहरों पर मिले हैं। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसके चित्र हमें हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि और पशुपालन करते थे, किंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। कृषि पशुपालन तो करते थे लेकिन व्यापार इनका मुख्य व्यवसाय था। तो साथियों ये था सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित
कुछ बातें जो हमने वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ में शेयर की। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी में कुछ मददगार होगा। आगे भी इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि उन्हें घर बैठ कर के आप अपनी पूरी तैयारी कर सकें। मिलते हैं इसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।